ना कोई एक मुद्दा खड़ा होकर बहुत बड़ा बना, ना ही कोई एक भाषण या बयान जिसकी वजह से सिर्फ चर्चाएं लंबे वक्त तक होती रही। लेकिन हाँ, समर्थन का कोई सैलाब नहीं दिखा तो परिवर्तन की कोई बहुत बड़ी लहर भी नहीं दिखी। जी हाँ, पहले दौर का मतदान खत्म हो चुका है, दूसरे दौर के लिए अभी भी लोग पूरी ताकत झोंक रहे हैं। और अटल ब्रिज अहमदाबाद से आप देख रहे हैं गुजरात का गदर। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आइए आपको बताते हैं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हर कोई दूसरे दौर के मतदान के लिए 93 सीटों पर पूरी ताकत झोंक रहा है, युद्ध स्तर पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक का सबसे लंबा रोड शो इसी अहमदाबाद में किया है। लेकिन इसी के साथ तमाम पार्टियां, चाहे डोर टू डोर कैंपेन हो, रैलियां हो, रोड शो हो, प्रचार हो, पूरी ताकत झोंक रही हैं। अब पहले दौर की वोटिंग तो खत्म हो चुकी है, तो समझिए कि पहले की 89 सीटों के लिए तो जो एग्जामिनर है जनता, उसने अपना वोट गुजरात में डाल दिया है। और जो ये नेता हैं परीक्षार्थी रूपी, उनके लिए अब धड़कनें तेज हैं कि नतीजे क्या आएंगे। आइए आपको दिखाते हैं आखिर अभी तक जो वोटिंग हो चुकी है और जो 14 जिलों में अब से कुछ घंटों बाद होने वाली है, कौन निकलेगा गुजरात का सरदार। તમે જ્યાં જાઓ ત્યાં એક જ વાત સંભળાય, फिर एक बार, फिर एक बार। हवाई जहाज में नहीं, हेलीकॉप्टर में नहीं, सड़कों पे चलकर, पैर पे छाले लगवाकर आपकी बात सुनने का हमारा काम है। भारत माता की सौराष्ट्र मांगे, गुजरात मांगे, सब जनता मांगे, विद्यार्थी मांगे, बस होए तो। गुजरात के गदर में प्रचार खत्म, अब आखिरी चरण का मतदान और नतीजों का इंतजार शुरू। पहले चरण में वोटिंग कम, तो क्या दूसरे चरण में दिखेगा मतदान कदम। जहां दूसरे चरण का प्रचार खत्म होने से पहले 2 दिन में लगातार 60 किलोमीटर का रोड शो प्रधानमंत्री कर चुके हैं। કોંગ્રેસની જે માનસિકતા હતી, જે પોતાની જાતને સત્તાના નશામાં એવા ડૂબેલા, અહંકારમાં એવા ડૂબેલા હતા કે એમના દેશની જનતા પર વિશ્વાસ જ નહોતો, ભરોસો જ નહોતો। દેશની जनता पर कोई भरोसा करवानो જ नहीं। दूसरे चरण के आखिरी दिन हर दल ने अपनी तरफ से प्रचार की पूरी ताकत झोंक दी। अगर सिर्फ 1 महीने के प्रचार को देखें तो इस बार के चुनाव में पीएम मोदी ने कुल 31 रैली की, 3 बड़े रोड शो किए, जबकि 2017 के चुनाव में प्रधानमंत्री ने 34 रैलियां की थी। सवाल पूछा जाता है कि 2017 के मुकाबले इस बार गुजरात के गदर में कम रैलियां करना क्या जीत के प्रति भरोसे की निशानी है। कांग्रेस नो समय परिवारवाद, तुष्टीकरण, हजारों करोड़ना घोटाळा, लाखों करोड़ना घोटाळा एमां ज गयो। 2014 में आपे मने आदेश आप्यो, हूँ दिल्ली गयो, भाजपनी सरकार बनी અને સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસના મંત્ર સાથે દેશમાં એક નવી ચેतना લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો। प्रधानमंत्री के अलावा गुजरात के चुनाव में प्रचार के बड़े चेहरे बीजेपी के लिए अमित शाह और योगी आदित्यनाथ रहे। आंकड़े कहते हैं कि गुजरात में गृह मंत्री ने 38 रैली की, 5 रोड शो किए। प्रचार के अंतिम दिन तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गुजरात में कुल 22 रैली और 3 रोड शो किए हैं। जितनी भी बार गुजरात में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कांग्रेस ने अपशब्द उपयोग किया, उतनी बार, हर बार गुजरात की जनता ने बैलेट बॉक्स के अंदर जवाब दिया। इस बार भी इसका जवाब, मोदी जी के अपमान का जवाब गुजरात की जनता जरूर देगी। पिछले 20 वर्षों में गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ। दंगा मुक्त गुजरात, कर्फ्यू मुक्त गुजरात। आज गुजरात विकास और समृद्धि की नई कहानी लिख रहा है।
गुजरात के चुनाव में पिछली बार हर कोने तक आक्रामक प्रचार करने वाले राहुल गांधी इस बार गुजरात के गदर से 2 हाथ की दूरी बनाकर भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त रहे। राहुल गांधी ने गुजरात में इस बार दावा है 2 रैलियां ही की हैं। प्रचार के दौरान राहुल ज्यादातर वक्त महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में दिखे, जबकि 2017 में राहुल ने गुजरात में 69 रैली की थी, 26 मंदिर में दर्शन किया था। वो आपसे जंगल छीनने का काम शुरू कर देते हैं। सही बात। तो आज से अगर इनका काम चलता गया, 5-10 साल बाद सारा का सारा जंगल इनके 2-3 उद्योगपतियों मित्रों के हाथ में होगा। कांग्रेस को वोट देने का मतलब वोट खराब करना है, ये कहकर दिल्ली और पंजाब की तरह गुजरात में कांग्रेस की जमीन लेकर बीजेपी के सामने विपक्षी चुनौती का विकल्प बनने की चाहत लिए उतरी आम आदमी पार्टी का कैंपेन प्रमुख रूप से अरविंद केजरीवाल के दम पर रहा। गुजरात के गदर में अरविंद केजरीवाल ने रैली से ज्यादा रोड शो पर जोर दिया। रोड शो के अलावा अलग अलग समूहों के साथ सभाओं पर अरविंद केजरीवाल का जोर रहा है। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार। इस बार गुजरात को डबल इंजन नहीं चाहिए, नया इंजन चाहिए, नया इंजन। पिछले 27 साल में गुजरात में इतने लोगों ने आंदोलन किए, इतने लोगों ने आंदोलन, पाटीदार आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, पुलिस पे ग्रेड आंदोलन हुआ, क्षत्रिय समाज का आंदोलन हुआ, उन पे इन्होंने झूठे केस कर दिए। 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनेगी, 31 दिसंबर तक 15 दिन में सारे केस वापस ले लिए जाएंगे, सबको उनके घर भेज दिया जाएगा। 5 साल बाद गुजरात के चुनाव में भले मुकाबला त्रिकोणीय दिखता हो, लेकिन मुद्दों के नाम पर दूसरे चरण के अंत तक इलेक्शन लोडेड नहीं नजर आया। कांग्रेस ने 2 चरणों के प्रचार में आदिवासियों, बेरोजगारी, महंगाई को मुद्दा बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा। केजरीवाल मुफ्त के वादों और दिल्ली के मॉडल के भरोसे गुजरात के मॉडल को चुनौती देते दिखे। इन सब के मुकाबले बीजेपी मुफ्त के वादों को रेवड़ी बताकर कांग्रेस राज के हालात याद दिलाने के साथ अपने चिर परिचित अंदाज में आतंकवाद, सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान, लव जिहाद, अनुच्छेद 370, राम मंदिर, गोधरा, 2002 के बाद की स्थायी शांति जैसे मुद्दों को जनता के सामने रखकर वोट मांगती रही। हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं, मोदी को टारगेट करने में लगी रही। आप याद करिए, दिल्ली में जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे, रोने। गुजरात के इलेक्शन में इस बार भी बीजेपी ने पिछली बार की तरह उसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा दांव खेला, जिसका मौका कांग्रेस की तरफ से दिया गया। इसको इश्यू बना के आप जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, जीडीपी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, गरीबी है, इसको भुलाने के लिए आप इन लोगों का जो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये बात बार बार अपने निवेदन पर कायम है रावण वाले। उससे क्या, एक बार जो बोलता हूँ वो लीजिए। पहले मधुसूदन मिस्त्री ने मोदी की औकात की बात की। दूसरा मौका कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रावण से प्रधानमंत्री की तुलना करके दिया। तीसरा मौका दूसरे चरण का प्रचार खत्म होने से कुछ घंटे पहले कर्नाटक से कांग्रेस के पूर्व सांसद उग्रप्पा ने मोदी को भस्मासुर बताकर दे दिया। अरे आ मಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮೋದಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಭಸ್ಮಾಸುರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ। 100 गालियां पूरी हो चुकी है। अब जनता जनार्दन, जनता ही कृष्ण है और भगवान कृष्ण बन के जनता अब सुदर्शन उठा करके, लोकतांत्रिक सुदर्शन उठा करके लोकतांत्रिक तरीके से ईवीएम के माध्यम से गुजरात में और पूरे हिंदुस्तान में जवाब देगी। मोदी को गाली देने वालों को गुजरात ही जवाब देगा, और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो गुजरात में 2/3 मतों से मोदी जी
के नेतृत्व में गुजरात की सरकार बनेगी। अब ये तय होना है कि पुराने मुद्दों की धार पर ही वोटर बटन दबाएगा या फिर असली मुद्दे भी साइलेंट ही सही लेकिन वोट का आधार बनेंगे। 1 महीने के प्रचार का अंतिम दिन खत्म हुआ। सोमवार को 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान के साथ सिर्फ 2022 के गुजरात के गदर का फैसला ही नहीं होगा बल्कि 2024 के लिए भी गुजरात लहर का वेग, प्रवाह और ऊंचाई तय करने वाला है। दूसरे दौर के मतदान में जिन सीटों पर 93 सीटों पर वोटिंग होनी है, पिछली बार 2017 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी सिर्फ 12 सीटों पर पीछे थी। लेकिन क्या इस बार चुनौती बड़ी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की एंट्री हो गई है। दूसरे दौर में जिन जगहों पर वोटिंग होनी है वहां राजधानी से लेकर श्वेत क्रांति के गढ़ आनंद में वोटिंग होनी है। जो राजस्थान मध्य प्रदेश से जुड़े हुए इलाके हैं राजस्थान के, वहां पर भी वोटिंग होनी है। इस फेज में वोटिंग वहां भी होनी है जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का गढ़ है और वोटिंग वहां भी होनी है जहां से अमित शाह आते हैं। लेकिन इस बार की चुनौती अगर आप बीजेपी के नजरिए से देखें तो वो ये चाहते हैं कि चाहे राजस्थान से सटा हुआ उत्तरी गुजरात का इलाका हो या फिर एमपी का, वो अपना दबदबा बनाकर रखना चाहते हैं। वही कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रही है कि राजस्थान से सटे हुए इलाके उसकी पकड़ से निकले नहीं। आइए आपको दिखाते हैं दूसरे दौर के मतदान से क्या तय होगा कि कौन जीतेगा गुजरात और 2024 का संदेश। આ ચૂંટણીમાં મારી તમારી પાસે એક અપેક્ષા છે, દરેક પોલિંગ બૂથના રેકોર્ડ તોડશો એમને કહેજો કે આપણા નરેન્દ્રભાઈ પાટણ આવ્યા હતા। पहले चरण में जीत को लेकर आश्वस्त प्रधानमंत्री दूसरे चरण में गुजरात के लोगों से रिकॉर्ड मतदान क्यों चाहते हैं? क्या इसकी वजह वहां पर उनका गृह क्षेत्र होना है या फिर पिछली बार कई इलाकों में कांग्रेस का उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन? क्या कांग्रेस को हारा हुआ बताकर वो कोई माइंड गेम खेलते हैं? पहला चरण में गुजरातनी जनताए भारतीय जनता पार्टीनो डंको वगाड़ी दीधो छे। पहला चरण में ज्यां मतदान थयुं छे ભૂતકાળના બધા રેકોર્ડ તોડીને ભારતીય જનતા પાર્ટી વિજયી बनवाई છે। पहले चरण में बीजेपी का डंका बजाने वाले प्रधानमंत्री के मन में एक आंकड़ा है जो किसी कांटे की तरह उन्हें चुभ रहा है और वो इस बार उसका पूरा इलाज करना चाहते हैं। 2002 में बीजेपी को 127 सीट मिलती है, 2007 में 117, 2012 के चुनाव में बीजेपी 115 सीट पाती है और 2017 में 99 सीट मिलती है। कांग्रेस को 2002 में 51 सीट, 2007 में 59, 2012 में 61 और 2017 में 77 सीटें मिलती हैं। आंकड़े कहते हैं कि 2002 के बाद से कांग्रेस की सीटें गुजरात में बढ़ रही हैं, बीजेपी की सीटें घटी हैं। प्रधानमंत्री जानते हैं कि इस बार रिकॉर्ड जीत दर्ज करने के लिए उन्हें बीजेपी की सीटों की संख्या में आ रही इसी ढलान को किसी भी हालत में रोकना होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं, रैलियां करते हैं, गुजरात की जनता को समझाते हैं कि क्यों बीजेपी को दोबारा रिकॉर्ड मतों से जिताना राज्य और देश के भविष्य के लिए अच्छा है। 25 वर्ष પછી ગુજરાત કેવું હોય, ગુજરાત કેટલું સશક્ત હોય, ગુજરાત કેટલું સમૃદ્ધ હોય, ગુજરાત કેટલું દિવ્ય હોય, गुजरात કેટલું ભવ્ય હોય, ગુજરાત કેટલું વિકસિત હોય, એનો મજબૂત પાયો નાખવા માટે આ વખતનું मतदान છે। दूसरे चरण में जहां वोटिंग होनी है उसमें उत्तरी गुजरात के 6 जिलों की 32, मध्य क्षेत्र की 10 जिलों की 61 सीटें शामिल हैं। उत्तरी गुजरात में कांग्रेस बीजेपी से बेहतर करती है। पिछली बार उत्तरी गुजरात में कांग्रेस ने 17, बीजेपी ने 14 सीट जीती थी। हालांकि 2012 के मुकाबले कांग्रेस को 2 सीटों का नुकसान, बीजेपी को 1 सीट का फायदा हुआ था। पिछली बार यानी 2017 के चुनाव में मध्य गुजरात में कांग्रेस को 2012 के मुकाबले 1 सीट का फायदा हुआ। इस तरह उसने न सिर्फ अपना गढ़ बचाया बल्कि बीजेपी को 1 ही सीट सही लेकिन नुकसान जरूर पहुंचाया। इस बार प्रधानमंत्री कांग्रेस की इसी किले में सेंध लगाना चाहते हैं।
इसीलिए वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में मेधा पाटकर की शामिल होने को मुद्दा बनाते हैं, जिन्होंने सरदार सरोवर बांध का विरोध किया था। આ અમારી ઉત્તર ગુજરાતની ધરતી પાણી વગર તરસતી હોય, અમારું બનાસકાંઠા ધૂળની ડમરીઓમાં ગુજારો કરતું હોય, પાણી માટે મેં વલખા મારતા હોય, અને જેણે પાણીને રોક્યું હોય ને ભાઈ, એ પાપને માફ કરાય? જેણે પાણી રોક્યું હોય ને પાપને માફ कराए? 5 तारीख को जिन 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान है, उनमें बीजेपी ने पिछली बार 51, कांग्रेस ने 39 सीट जीती थी। इस तरह चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के लिए ये चरण अब बहुत अहम हो जाता है। इसकी एक बड़ी वजह इन इलाकों का मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा से सटा होना भी है। इसमें आदिवासी बहुल पंचमहल क्षेत्र भी शामिल है। बीजेपी की रणनीति इस क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत करने की है। पिछली बार के चुनाव के बाद कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिसमें आदिवासी नेता मोहन भाई राठवा प्रमुख है। गुजरात चुनाव के दूसरे चरण के 93 सीटों के लिए कांग्रेस भरपूर प्रयास कर रही है, जिसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार यहां पे डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के लिए ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले साल राजस्थान और मध्य प्रदेश का चुनाव भी होना है। वैसे में सीमावर्ती इलाके हैं, कई सारी चीजों को लेकर गुजरात में अगर चुनाव का इम्पैक्ट जो आता है, उसका असर इन चुनावों में यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी देखा जा सकता है। दूसरे चरण की 93 सीटों की सबसे खास बात यहाँ होने वाली है वोटिंग, जो पहले चरण के मुकाबले अक्सर ज्यादा रहती है। पिछले बार के चुनाव में बीजेपी को इन सीटों पर 49%, कांग्रेस को 41% वोट मिले थे। इस बार प्रधानमंत्री की कोशिश बीजेपी के वोट शेयर को 50% के पार पहुंचाने की है। साथियों, सोजित्रामा बपोरे सभा होय અને આટલી મોટી જનમેદની હોય, એ જ બતાવે છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાતના વિકાસ અને વિકસિત ગુજરાત એનું જે સપનું લઈને નીકળી છે, એને તમે મોર મારી દીધી છે। बीजेपी जानती है कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए पिछला प्रदर्शन दोहरा पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार उसे आम आदमी पार्टी से भी चुनौती मिल रही है। माना जा रहा है कि वो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी, जो बीजेपी के 50% से ज्यादा वोट पाने के लक्ष्य के लिए मुफीद होगा। गुजरात में चुनावी नतीजों के पहले कयासों के बाजार में एक चिंता खूब तैर रही है। वो सवालों और उलझनों के लिफाफे में कैद है। सवाल ये कि ये जो पहले दौर की वोटिंग में वोट प्रतिशत कम है, यानी वोट के लिए कम लोग निकले हैं पिछली बार के मुकाबले, इसमें कयास ये लगाया जा रहा है कि आखिर किस पार्टी को होगा इससे नुकसान, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा है कि जब जब वोट प्रतिशत घटा है तब तक बीजेपी की सीटें घटी है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे वोटर निकले हैं, ये तो दूसरे पार्टी के वोटर्स थे जिनको पता था कि बीजेपी जीतने वाली है, इसलिए वो घरों से वोट डालने के लिए नहीं निकले हैं। आइए आपको दिखाते हैं आखिर क्या मायने हैं इस बात के कि पहले दौर की वोटिंग में वोट प्रतिशत घटा है। गुजरात में पहले चरण के मतदान के बाद सबने कर दिया अपनी अपनी सरकार बनने का दावा। પણ આ ચૂંટણીમાં ગઈકાલે જે મતદાન થયું છે, કચ્છ, કાઠિયાવાડ અને દક્ષિણ ગુજરાત, એમાં કોંગ્રેસે જ નક્કી કરી દીધું છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતી જશે। गुजरात में बहुमत आएगा, हमारी सरकार बनेगी। जो हमारी प्रेडिक्शन है उसमें कांग्रेस 0 से 1 है और आम आदमी पार्टी कल वाला फेज जीत चुकी है। दूसरे चरण की 93 सीटों पर मतदान से पहले फर्स्ट फेज की 89 सीटों पर हुई वोटिंग के आधार पर क्या ये दावे सच्चे हो सकते हैं? सवाल के पीछे की वजह समझिए। चर्चा की पहली वजह ये, पहले चरण में गुजरात में 63.14% वोटिंग हुई। 2017 में इन्हीं 89 सीटों पर पहले चरण में 66.75% मतदान हुआ, यानी पिछली बार के मुकाबले मतदान 3.61% घट गया।
दूसरी वजह चर्चा की ये 10 साल की सबसे कम वोटिंग पहले चरण में गुजरात में हुई। चर्चा की तीसरी वजह ये कि 2012 के पहले चरण में मतदान 2007 के मुकाबले बढ़ा था तो बीजेपी की सीट भी बढ़ गई थी। 2017 में पहले चरण में मतदान घटा था तो बीजेपी की सीट घट गई थी। इस आधार पर विपक्षियों के मन में लड्डू फूट रहा है। विरोधी दावा करते हैं 2022 के पहले चरण में वोटिंग प्रतिशत गिरा है तो बीजेपी की सीट भी घट सकती है। अब जरा यहाँ पर दो दावे सुनिए। हम एक ऐतिहासिक मार्जिन के साथ पुनः गुजरात में सरकार बनाने वाले हैं। कल का मतदान इसी बात का संकेत है। पहले राउंड वोटिंग के लिए गुजरात की जनता का मैं विशेष आभार और अभिनंदन करती हूँ। गांधी खानदान धूमिल सा था गुजरात की इस धरा से और कहीं ना कहीं शायद उन्होंने इस चुनाव का ही बहिष्कार किया है पूर्णतः। और इसीलिए कल जब आपके जितने भी मीडिया के मित्र हैं वो जिस भी पोलिंग बूथ पर गए, आपको हर गुजराती के मुख से भाजपा के अलावा और कोई राजनीतिक दल का नाम सुनाई नहीं दिया। 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है और मेरे ख्याल में दो तरीके हैं। एक तो हम मानते हैं कि अगर बम्पर वोटिंग हो तो सरकार के खिलाफ होता है। आमतौर पे माना जाता है कम वोटिंग हो तो सरकार के हक में माना जाता है, लेकिन यहाँ उल्टा है। भाजपा के जो कार्यकर्ता थे पहले वो लोगों को घरों से निकाल के वोट डलवाते थे। कल उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। कल उन्होंने घरों से निकाले नहीं लोग, इसलिए वोटिंग में कमी भाजपा को नुकसान है। और कल की जो हमारी प्रेडिक्शन है उसमें कांग्रेस 0 से 1 है और आम आदमी पार्टी कल वाला फेज जीत चुकी है। अब आपको ये समझना जरूरी है, क्या कांग्रेस के साइलेंट रहने से गुजरात में समीकरण बदल सकते हैं? क्या वोटिंग पहले चरण में भले घटी हो लेकिन बीजेपी का वोट नहीं घटेगा? क्या वोटिंग घटने का मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी अंदर खाने कोई खेल कर सकती है? क्या गुजरात के चुनाव में न पक्ष के लिए बड़ी लहर है न विपक्ष के लिए बड़ा उत्साह? पहले चरण के मतदान के ठीक बाद और दूसरे चरण का प्रचार खत्म होने से 2 दिन पहले 24 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री अहमदाबाद में 2 रोड शो करते हैं। गुरुवार को 50 किलोमीटर का, शुक्रवार को 10 किलोमीटर का। पहले चरण में घटे हुए मतदान के बाद नरेंद्र मोदी के लगातार 2 दिन रोड शो के राजनीतिक अर्थ को समझने के लिए आपको कुछ देर अपनी टीवी स्क्रीन पर गुजरात की चुनावी जमीन का कण-कण समझने वाले 2 राजनीतिक विश्लेषकों की बात सुननी जरूरी है। अजय उमत और चिंतन आचार्य आज आपको गुजरात के पहले चरण के घटे मतदान से बढ़े सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। जैसे सवाल नंबर 1, क्या गुजरात में पहले चरण में 2017 के मुकाबले 3% से ज्यादा वोट इसलिए घटे क्योंकि ना तो सत्ता से बहुत संतुष्ट जनता के मन में है और न ही विपक्ष के प्रति कोई बहुत बड़ा उत्साह? गुजरात चुनाव को लेकर यहाँ की जनता में कोई उत्साह पहले से नहीं था। जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ तब से देखिए निरुत्साह का वातावरण है वो मुझे लगा कि लोगों में है। तो शायद लोगों में ये भावना नहीं है कि एक पार्टी जो है काफी सालों से शासन कर रही है उसको लगातार हम वापस चुनाव जिता कर ले आए, ये एक जो जज्बा है वो भी नहीं है। या फिर वो भी नहीं है कि इतने साल बहुत हो चुका, अब नया परिवर्तन चाहिए, कुछ और पार्टी आए और हमको नई दिशा में ले जाए। तो ये वाला भी जो एक एंथुजियाज्म होता है, जो उत्साह है, वो भी नहीं है। तो इस पूरी चीज़ों में मैंने देखता हूँ कि मिला जुला जो रहा उसको लेकर थोड़ा ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स जो बोलते हैं हम लोग वो मिला और इस वजह से चुनाव में जो मतदान की प्रतिशत जो है वो कुछ गिरी है। सवाल नंबर 2 ये कि त्रिकोणीय चुनाव के बावजूद पहले चरण में मतदान क्यों बढ़ा नहीं? अगर आम आदमी पार्टी स्ट्रांग होती और एक एंटी इनकम्बेंसी की फीलिंग होती तो वोट शेयर बढ़ता, लेकिन आम आदमी पार्टी जो थी वो सौराष्ट्र में ऐसा कुछ करिश्मा नहीं कर बताई। वोटर क्यों बाहर निकलेगा? अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो वोटर बाहर निकलेगा। एंटी इनकम्बेंसी, एंटी एस्टेब्लिशमेंट फीलिंग है तो वोटर बाहर निकलेगा। वहां पर वोटर्स को रियलाइज हुआ कि कुछ करने से फायदा नहीं है। क्योंकि उदाहरण के रूप में देख लीजिए विजय भाई रूपाणी की कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से गवर्नर वजूभाई वाला चुनाव जीतते थे, वहां से नरेंद्र मोदी ने अपना पॉलिटिकल डेब्यू स्टार्ट किया था। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 10% वोटिंग कम है, लेकिन उसके बगल वाली सीट जहां ट्रायंगुलर फाइट है तो वहां वोट शेयर जो है वो करीब 5 से 7% ज्यादा है। सवाल नंबर 3 ये है कि 2017 में वोटिंग घटी
तो बीजेपी की सीट घट गई थी। 2022 में पहले चरण में वोटिंग घटने से क्या कोई नुकसान हो सकता है? 17 में ये था कि पाटीदार जो है सीट्स, ऐसी कुछ 36 सीट्स है सौराष्ट्र और कच्छ की मिला के, उसमें ये मुद्दा था कि उनका एक साइक बन गया था कि उनको ये रूलिंग पार्टी है उसको वापस नहीं लाना है। तो वो एक जज्बा था, लेकिन कहीं शहरी जो इलाके हैं वहाँ से बीजेपी ने रिकवर करके अपनी सत्ता हासिल तो कर ली 99 सीट लेकर, लेकिन वो जो जज्बा था सौराष्ट्र में पाटीदारों में स्पेशली मैं कहूँ तो, फिर कुछ दलित इलाके थे वहाँ पर ऊना के फ्लॉगिंग इंसिडेंट की वजह से वहाँ पे भी नाराजगी थी। जो कोस्टल बेल्ट है सौराष्ट्र का, जहाँ पर कोली जो यहाँ के मछुआरे कम्युनिटी है, उनके भी बहुत सारे प्रश्न थे डीजल के दाम को लेकर, कुछ इश्यूज थे सरकार के साथ में, तो वो भी काफ़ी नेगेटिव नैरेटिव वहाँ उस वक्त चला था। तो उन्होंने कुछ ऐसा अपनाया था, साइकोलॉजी डेवलप किया था कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट या फिर एंटी इनकम्बेंसी वाला जो था वो बना हुआ था मूड, तो सरकार के खिलाफ में मतदान किया जाए, मतलब बीजेपी के खिलाफ में। वो इस बार इतना इंटेंस नहीं है, तो उस वजह से जो वो जज्बा था कि इस सरकार को बाहर निकालना है, किसी नई पार्टी को मौका देना है, वो वाला मुद्दा इस बार गैर मौजूद रहा। पहले चरण के मतदान में जो वोटिंग प्रतिशत है उसमें कटौती हुई है। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो मतदाता है वो काफी निराश थे, क्योंकि ना परिवर्तन की लहर थी और ना ही उम्मीद थी उन्हें कि विपक्ष जो है वो सत्ता में आ सकता है जो परिवर्तन के लिए वोट डाले। हालांकि देखना दिलचस्प होगा 8 तारीख को कि सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात, जहां पे 2017 में पाटीदार आंदोलन और दलित आंदोलन की वजह से ज्यादा मतदान हुआ था, वहां पे इस बार के चुनाव में क्या नतीजा आता है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। 27 साल में कोई भी चुनाव हो, गुजरात में चुनाव के केंद्र में नरेंद्र मोदी ही रहे हैं, और 27 सालों में से अगर आप गिन लीजिए तो 21 साल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से जुड़े रहे, लेकिन उसके बाद भी चुनावी प्रचार में वो कोई ताकत झोंकने से पीछे नहीं हटते। तब से गुजरात में चुनाव की यही कहानी है, या तो मोदी के समर्थन में या फिर मोदी के खिलाफ में, यानी मोदी ही सेंटर में रहते हैं। और प्रधानमंत्री ने तो हमेशा कहा है वो पूरी ताकत झोंकते हैं, हर चुनाव में झोंकते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हर चुनाव को वो एक स्कूल की तरह लेते हैं और इसीलिए तमाम ताकत झोंकते हैं, कुछ सीखने के लिए एक लक्ष्य तय करते हैं। और क्या इसीलिए इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ने का लक्ष्य रख के रिकॉर्ड तोड़ मेहनत इसी गुजरात में नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाले 9 साल होने को है, फिर भी गुजरात में उनका स्वागत उसी आदर से होता दिखता है जैसा 12.5 साल तक उनके मुख्यमंत्री रहने तक होता रहा। आज का कोई हीरो है तो मेरे 6 करोड़ गुजराती है। सवाल ये कि 1995 के बाद से गुजरात के चुनावों में बीजेपी अपराजय क्यों है? क्यों गुजरात की जनता पर नरेंद्र मोदी का जादू प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कम नहीं हो रहा? गुजरात से मिलने वाले इसी प्यार को नरेंद्र मोदी एक जिम्मेदारी बताते हैं, इसीलिए चाहे विकास का काम हो या चुनाव प्रचार, नरेंद्र मोदी किसी भी काम में कोताही नहीं बरतते। इसीलिए रैलियां हो या रोड शो, बीजेपी के लिए पूरी ताकत से माहौल बना देते हैं, जिसका समापन अहमदाबाद में नगर देवी मां भद्रकाली की पूजा से इस बार हुआ है। पीएम मोदी ने इस बार पूरे चुनाव को अपने इर्द गिर्द ही क्यों रखा, इसकी वजह यह है कि भले बीजेपी 27 वर्ष से गुजरात जीत रही हो, लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा सीट जीतने का रिकॉर्ड अभी उसके पास नहीं। साल 1985 में कांग्रेस ने माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में 149 सीट हासिल की थी, जो एक रिकॉर्ड है। बीजेपी ने 2002 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 127 सीटें जीती थी, जो बीजेपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। बीजेपी की योजना इस बार न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ने की है, बल्कि 149 सीटों के आंकड़े को पार करने की भी है। बीजेपी को इस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री आज भी उसके सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड बने हैं, जो गुजरात के मिशन पर इसी साल मार्च में जुट गए। जब 5 राज्यों के नतीजे आए, अगले दिन ही प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद पहुंचकर गुजरात में बीजेपी के चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया था। इस रोड शो से काफी पहले सितंबर 2021 में ही नरेंद्र मोदी के मंत्रों पर पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया और पूरी गुजरात सरकार की छुट्टी कर दी गई थी। नरेंद्र मोदी बीजेपी की जीत की भविष्यवाणियों के बावजूद प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़े।
इसकी एक बड़ी वजह पिछली बार के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से मिली चुनौती और मुद्दे हैं। 2017 के चुनाव में जीएसटी, नोटबंदी से लेकर कारोबारियों में नाराजगी थी। हार्दिक पटेल के पाटीदार आरक्षण आंदोलन ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई थी। दलितों का उत्पीड़न, बेरोजगारी और सत्ता विरोधी लहर से तब कांग्रेस को फायदा हुआ था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अकेले मोर्चा संभाला और बीजेपी को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। બધાને મળવા જાઓ ને તો બધાને કહેજો કે આપણા નરેન્દ્રભાઈ સોજિત્રા આવ્યા હતા. એ પીએમ સાહેબ આયા તેવું નહીં કહેવાનું, આ પ્રધાનમંત્રી આયા તેવું નહીં કહેવાનું. એ પ્રધાનમંત્રી ને પીએમ ને તો બધું દિલ્હીમાં, અહીં તો આપણા નરેન્દ્રભાઈ. અને પછી બધાને કહેજો કે આપણા નરેન્દ્રભાઈ સોજિત્રા આવ્યા હતા, એમણે તમને બધાને પ્રણામ પાઠવ્યા છે. गुजरात में बीजेपी की 7वीं जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने राज्य की 100 से ज्यादा सीटों पर सीधे प्रचार किया है। प्रधानमंत्री ने साबित किया कि चाहे 2017 जैसा कठिन चुनाव हो या इस बार त्रिकोणीय मुकाबला, नरेंद्र मोदी ही बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी गारंटी है। लेकिन दूसरे चरण के मतदान में आप इसको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के नजरिए से मत देखिए। एक और बहुत मुश्किल ताला है जिसकी चाबी हर कोई अपने पास रखना चाहता है, मुस्लिम वोट का। जी हाँ, जो गैर बीजेपी पार्टियां हैं उनमें होड़ मची रहती है कि मुस्लिम मतदाता आखिर किस तरफ जाएगा। और इसी रेस में अब कूद गए हैं असदुद्दीन ओवैसी। क्या एआईएमआईएम, क्या ओवैसी एक बड़े फैक्टर बनेंगे? देखिए। याद रखो, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं लड़ता रहूंगा। एक इलेक्शन आया, फिर इलेक्शन आएगा, लड़ूंगा, फिर आएगा, फिर लड़ूंगा। मेरा नाम असदुद्दीन है। दूसरे चरण का प्रचार खत्म होने के साथ भले सब त्रिकोण में लड़ाई देखते हो, लेकिन एक कोण अब सेकंड फेज में असदुद्दीन ओवैसी का भी है, जो प्रचार के अंत में भावुक तक हो गए। तू रज़्ज़ाक़ है, तू हय्यु क़य्यूम है, अल्लाह कामयाब कर दे। परवरदिगार, हम सब ने मेहनत की, गलतियां की अपने लिहाज से, अल्लाह तू इसको कबूल भी फरमा ले। अल्लाह हमको कामयाब कर दे। साबिर को इन गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, जालिमों से लड़ने के लिए यहाँ के एमएलए बनाकर गुजरात की असेंबली में भिजा दे। गुजरात में 10% वोट की ताकत रखने वाले मुस्लिम वोटर के बीच बीजेपी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा। कांग्रेस ने 6, आम आदमी पार्टी ने 3, ओवैसी ने 13 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। क्या ओवैसी उन्हीं 13 सीटों पर वोटों के बंटवारे से बहुतों का खेल बना या बिगाड़ सकते हैं? अल्लाह ने मुझे सिर्फ ये 2 हाथ दी है और आवाज दी है, मैं इन हाथों से जोड़ता हूँ और तुम्हारे सामने अल्लाह से दुआ भी करता हूँ और तुम्हारे सामने भीख मांग रहा हूँ। मेरे भाई, मेरी जिंदगी कब तक है मुझे नहीं मालूम। मुस्लिम वोटों का इतिहास अगर देखें तो अब तक कांग्रेस ही सबसे ज्यादा वोट हासिल करती रही। कांग्रेस को 2002 से 2017 के बीच गुजरात के गदर में मुस्लिम वोट का 62% से 77% हिस्सा तक मिलता आया। हालांकि बीजेपी को भी मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा गुजरात में मिलता रहा है। तब सवाल उठने लगा, क्या ओवैसी दूसरे चरण में मुस्लिम बाहुल्य सीटों के भीतर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जहां वोटों के ध्रुवीकरण से गुजरात के गदर में फायदा बीजेपी पाएगी? अमेठी राहुल गांधी हार गए बगैर हम लड़े, हमारी वजह से हारे राहुल गांधी। अब बताइए आप कौन जिम्मेदार है? तुम आए कांग्रेस के 16-17 एमएलए पिछले चुनाव में कांग्रेस जीतकर भाजपा ज्वाइन कर लिए। गोधरा का इनका एमएलए वो भाजपा में चला गया और संस्कारी कहता है बिल्किस के लोगों को, रेपिस को। आप में कमजोरी है। मैं तो कह रहा हूँ ना 169 में छोड़ दिया हूँ, 13 में लड़ रहे हैं। आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप कितना रोएंगे, कितना जाके मम्मी को पप्पा को बोलेंगे कि ये देखो ये बच्चा डरा रहा है मेरे को। अरे छोड़िए, जमहूरियत है, मुझे किसी से इजाजत लेके लड़ने की जरूरत ही नहीं है। ओवैसी वोट काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की बात को खारिज करते हैं, लेकिन इनके फैक्टर को नजरअंदाज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे अगर याद करें तो मुस्लिम वोटर वाली तादाद की जगहों में से अहमदाबाद की 7, गोधरा में 6, मोडासा में 9 और भरूच की 1 सीट पर ओवैसी की पार्टी जीती थी। तब ओवैसी को उम्मीदवार सिर्फ विधानसभा में वोट मुस्लिमों के बांटकर दूसरे दलों के लिए चिंता नहीं बनते, बल्कि जब राहुल गांधी बीजेपी के हिंदुत्व की विचारधारा पर राम की राजनीति के जरिए सवाल उठाते हैं। जय श्री राम करते हैं,
मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते? क्योंकि वो सबसे पहले आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि वो सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी, उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। तब बीजेपी नहीं बल्कि ओवैसी भी राहुल गांधी के बयान को कटघरे में खड़ा करते हैं। क्यों नहीं इस तरह का बयान देंगे? उन्हीं के पिताजी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बगैर मुस्लिम साइट को बताए, उन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया और वहां पर शिलान्यास कराना शुरू करा दिया। यानी ओवैसी गुजरात में मुस्लिम वोटों की सबसे बड़ी हिस्सेदार कांग्रेस का इतिहास याद दिलाकर अपना सियासी भविष्य मजबूत करना चाहते हैं। गुजरात में चुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश में पैदल 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 चल रहे हैं। यहाँ आना चाहिए था उनको, यहाँ लड़ना चाहिए था। आप चले गए, आप तो वॉकओवर दे दिए भाजपा को। यहाँ पर आप जब पार्टी के इतने बड़े लीडर हैं अपनी पार्टी के, आप यहाँ पर है ही नहीं। आप तो कांग्रेस तो मैदान छोड़ के भाग गई गुजरात से, कुछ है ही नहीं यहाँ पर उनका। राहुल गांधी की तरह ही अरविंद केजरीवाल की धर्मनिरपेक्षता पर भी ओवैसी सवाल उठाते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं हिंदू हूं और मैं हिंदुत्व को मानता हूं। भाई तुम क्या भारत के संविधान को नहीं मानते, जिस पर तुमने शपथ लिया, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया? किस बुनियाद पर आप बात कर रहे हैं? आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? तो पूरी लड़ाई आज देश में यह है कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर हम उनसे ज्यादा हैं। इस तरह बीजेपी के सामने खड़ी कांग्रेस और केजरीवाल की पार्टी को धर्मनिरपेक्षता के पैमाने पर ओवैसी खारिज करना चाहते हैं। 1998 से कभी बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवार गुजरात में नहीं उतारा, लेकिन एक बात ये भी सच है कि मुस्लिम वोटों का हिस्सा बीजेपी का बढ़ता आया है। तब दूसरे चरण के चुनाव में ओवैसी दूसरे दलों के वोट में बिखराव ले आए तो फायदा किसे मिलेगा? गुजरात का गदर तय करेगा। तो 89 सीटों पर वोटिंग हो गई है, 93 सीटों पर वोटिंग होनी है और ये नतीजे तय करेंगे कि आखिर जो साइलेंट तरीके से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है वो रणनीति थी या फिर बड़ी चूक। ये भी कि बीजेपी के लिए प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी है, और केजरीवाल जो लिख लिख कर नतीजे दे रहे थे उनकी स्याही कितनी सच्ची है। जी हाँ, करना होगा 8 दिसंबर का इंतजार, फिर नतीजे तय करेंगे। 2024 में समंदर किनारे बसे गुजरात की जनता क्या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी दिखाई देती है? गुजरात का गदर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।